Thank you, Amit ji, for being here. थैंक यू। And this is fan moment because for a while मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं देख पाई थी पर्सनल उसकी, पर Oh My God 2 was highly recommended and it was a very very beautiful moving film. मैंने जो उस टाइम के जो गदर 2 I couldn't see, तो I believe that it was also, but Oh My God was like a really पंकज हमारे जूनियर है नेशनल स्कूल ऑफ Yeah. ड्रामा के, और बहुत मतलब इतना अच्छा आपने काम निकाला है सबका, और इमोशंस जो थे ना, मैं हुक आई क्राइड 2-3 टाइम्स। तो ये बताइए, आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, आप मुझे भी कल पूछ रहे थे क्या ब्रेक? नहीं, ब्रेक नहीं है ये। हाँ, मतलब बीच में इस कुछ उम्र था? में आदमी कैसे ब्रेक ले सकता है? कोई उम्र नहीं है आपकी, आप मुझे कह रहे हैं ये बात? नहीं, मैं मतलब जब काम कर रहे हो तो वो एक्चुअली पहली फिल्म के बाद कोई काम ज़्यादा मिला नहीं मुझे, और यह भी हो सकता है कि जिस तरह का काम करना चाहते हैं वैसा कोई पसंद नहीं कर रहा होगा, तो उन्होंने कभी मौका दिया ना होगा। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट एज यू, ऑफ आप तो कोर्स, जानते हैं अच्छी तरह बिल्कुल से, बिल्कुल। इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी एज वेल, मैं भी आप लोगों को देखता रहा हूँ। तो अ, लिखने का काम जारी रहा, और वो छुटपुट काम जो जिससे घर चल चलता सके, रहा। और क्योंकि वही, परिवार भी 2 बच्चे हैं तो फिर वो वही, उनकी वही। भी अपेक्षाएं होती हैं। तो हम्म, एक्चुअली स्ट्रगल हम लोग को तो होता नहीं, पर स्ट्रगल तो एक्चुअली परिवार का परिवार होता है। की, और उनके लिए हम स्ट्रगल हाँ, करते हैं उनके लिए हम स्ट्रगल बेसिकली। करते हैं, हाँ लेकिन एक्चुअली स्ट्रगल वो करते रहते हैं कि वो उन्होंने अपना जीवन एक तरफ साइड में रखकर, हाँ, अपनी अपेक्षाओं को साइड में रखकर हमारे साथ चलने का तय ये भी किया एक सब्जेक्ट है, देखिए होगा। ये सब्जेक्ट है हाँ, एक्चुअली। संज्ञा देखिए हम लोग आपने कहते बोल हैं कि दिया। ही हैज स्ट्रगल्ड सो मच, ही हैज स्ट्रगल्ड सो हाँ, मच, बट एक्चुअली द फैमिली स्ट्रगल्स, दोस्त यार जो वो सामने नहीं बोलते और सामने उत्साह बढ़ाते रहते हैं, बाद में अपने घर में अपनी बीवियों से या अपने दोस्तों से कहते हैं यार उसका बहुत तकलीफ चल रहा है, तो वो पता चलता है कि वो भी हमारे स्ट्रगल का उस हिस्से में स्ट्रगल के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ वो कहते नहीं है, लेकिन वो भी जाकर वो किसी कोने में बैठकर बात करते होंगे कि यार अगर वो दोस्त है तो आपको नहीं लगता ये सब्जेक्ट है? कभी ये यूज नहीं किया सीरियसली? आई मीन बिकॉज यू नो इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हम लोग कहते हैं जो बहुत टाइम के बाद जिसका कुछ हो जाता है। एक और चीज होती है अमित जी, जैसे कि इतना कंटेंट आ गया एक्टर्स के लिए, हम लोग कुछ करते ही हैं, पर वो जो एक एक चीज, जैसे मेरा हिट हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी, तो जब मैं मुझे फेम का मतलब ही नहीं पता था, हम लोग के पास घर नहीं होते थे, बस रिक्शे के लिए पैसे नहीं होते थे, पर इतना फेम था कि हम बस में नहीं जा सकते। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप फेमस है एक तरह से, पर आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप सोचे चलो हम पैसे के लिए कुछ काम करें, फिर उल जुलूल काम करना पड़ता है, फिर लोगों को लगता है ये तो कर लेंगे। तो इतना बड़ा एक मेरे 40 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंने देखा, और आजकल इतना कंटेंट हो रहा है छोटा छोटा, तो सब काम कर रहे हैं, मन का काम भी कर सकते हैं। उस टाइम नहीं था शायद, आप टिंगिया 2008 में है शायद ना। हाँ, वो एक्चुअली कैसा है कि सभी का ट्रांजिशन एक समय के साथ साथ बनता रहा है। हाँ, मतलब हम लोग भी पहले सोचते थे टीवी ही एक मीडियम है, उसमें भी इतना लिमिटेड टाइम है, तो जाकर करेंगे क्या। फिर हम लोग आए तो सिनेमा, वीएचएस, ऑनलाइन तो अभी चालू हुआ हाँ है, अभी तो है मतलब ट्रांजिशन बहुत डिजिटल। देर हाँ, देर बाद आया है। फिर जब हम लोग आए तो हम मुझे लगता है कि हम लोगों ने जब टिंगिया, मैं उसका एसोसिएट डायरेक्टर जी था, जी। तो हमने जब शूट की थी तो वो लास्ट फिल्म थी जब मुझे लगता है सुपर 16 पे शूट हुई थी। उसके बाद मैंने जब रोटू संगम की तो सुपर 35 पे वो लास्ट फिल्म थी। मतलब नेगेटिव ट्रांजिशन होकर डिजिटल पे जा रहे थे। तो वो मैंने वो दौर देखा जब ये बदला, मतलब उसी साल बदला, मेरे सामने बदला। तुरंत, मतलब लिटरली हमारे हाँ, सामने। हाँ, तो मैं लोगों ने राजकमल में वो स्लाइस करती थी, रेनू सुलूजो को एडिट करती थी अच्छा, उस टाइम पे। तो यहाँ पे आके डिजिटल, मतलब एकदम सामने सब कुछ निकल गया। जी आप बोल रहे थे। नहीं विधा तो बदल गई, उसके हाँ, साथ-साथ सहूलियतें भी आ गई, लेकिन फिर क्या होता है आदमी एक बार कंफर्ट ज़ोन में जाता है तो फिर वो उसकी क्रिएटिविटी को कितना मंच मिलता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हाँ, पहले जब काम करते थे और उसकी एक गांभीर्यता थी, मतलब आप बिल्कुल गंभीरता से उसको लेते थे और सीरियसली लेते थे, क्योंकि इसमें पैसे लगे होते थे। बिल्कुल। नेगेटिव का डब्बा आपको उतना ही मिलता था धक जितना धक धक होता था। वो आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। तो फिर एक्टर भी जानता था कि यार कहीं मेरी वजह से अगर 2-3 टेक हो गए तो पूरे सेट पे सब हमको देखते रहेंगे, क्योंकि नुकसान आपकी वजह से हुआ है। तो लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो पूरे टाइम 40-50 एंगल से शूट होता रहता है और फिर उसमें से कंटेंट वो न्यूज़ कवरेज जैसा हो गया है कि आप काट के फिर उसके बाद होता है। लेकिन मैं ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही है कि जब आपके पास काम नहीं होता है, जिस समय अभाव होता है आपके पास काम का, कि आप क्या करेंगे, आपका मन जैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस समय आप स्ट्रगल में सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब आप वो काम नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पे करता है आपको थोड़े दिनों बाद। मुझे भी लगता है कि जैसे जो मेरे साथ चल रहे थे और जिन लोगों ने फिर वो रास्ता अख्तियार किया, कई लोग भटकते हैं, मतलब कुछ इस तरफ जाते हैं, कुछ तरफ जाते हैं।
कुछ और करते हैं। मेरा फोकस बहुत क्लियर था कि ये कहानी मैंने कही है और ये कहानी मुझे कहनी है। उसमें मेरे परिवार का, भाई का, दोस्तों का साथ था, तो वो किसी तरह चल गया। आज मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे भले मैं कहीं खड़ा हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि हाँ बहुत कमाल की फिल्म है, ये फिल्म है। मुझे लगता है कि एक्चुअली वो मेरे से नहीं बात कर रहे हैं, वो मुझसे नहीं बात कर रहे हैं। मेरे पीछे एक अनगिनत फौज है जो नजर नहीं आ रही, अभी भी कैमरे में नजर नहीं आ रही, लेकिन वो पीछे खड़ी है। क्या वो बात है। मुझे पता है वो कौन सी फौज है, और वो उन्हें भी पता है कि वो लोग उसके कारणीभूत हैं कि मैं आज यहाँ आगे बैठा हूँ मंच पर। वो पीछे खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो ही, अब मैंने शायद उसको मैंने तवज्जो दी होगी तो शायद मेरे लिए रास्ता सुगम हुआ है। नहीं तो ये मुझे ग्रेटिट्यूड है ना, ये जो आप कह रहे हैं कि वो मेरे पीछे वो कारवां जो था, जो दिखता नहीं है पर वो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उस चीज की वो ही आर्ट है ना, वो ही एक सेंसिटिविटी है ना एक सोल की, कि भाई आपने ये एक्सेप्ट किया और आपने उस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। तो आप कैसा चला आप? देखिए, वो तो मैं किसी ज़्यादा लोगों को, जैसे वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होता है वैसे है ये कि थोड़ा सा बता दीजिए जो आप मैंने शायद मैं जिस शहर में आप पला कहाँ बड़ा से, हूँ, थोड़ा सा उल्लासनगर बताइए। में मैं पला बड़ा हूँ। अच्छा। कल्याण उल्लासनगर जी 70 किलोमीटर दूर है जी मुंबई जी। से। तो वहाँ क्या लोकल टीवी पे ऐड बहुत चलती है, मतलब रात के टाइम जब पिक्चर लगे या जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा। हम्म। तो फिल्म के पहले ना वो जो क्लासेस वाले, साड़ी की दुकानें वाले, मिठाई वाले, वो अपनी ऐड 1.5 से 2 मिनट की चलाते हैं ताकि शहर के लोगों को पता हो कि हाँ हमारे वो। यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। तो वो छोटे-छोटे स्निपेट में लिखा करता था ताकि वो लेकिन किसी को बताता नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ था कि किसी महिंद्रा की कंपनी का कोई ऐड आया था, लेकिन उनके पास बजट बहुत छोटा था। वो शायद इतना बजट नहीं था कि जिसमें वो ऐड अच्छा बन सके। मैंने कहा यार कम से कम इसको बजट दोगे तो ये ऐड, महिंद्रा का ऐड इतना, बोले नहीं सर वो वाया वाया है तो सब कट के आया है तो पैसा हमारे पास बहुत कम है। तो मैं बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसे नॉमिनल रकम बोली जो बहुत कम थी, मतलब वो 5-10 हजार रुपए होंगे। तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, 2 दिन की शूटिंग, बोला हाँ मैं कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर आप आप शूट भी करते थे या सिर्फ लिखते थे? नहीं शूट और दोनों, मैं अच्छा। एक्चुअली बेसिकली राइटर डायरेक्टर हूँ, तो मैंने अच्छा वो कंसेप्ट बना दिया था। हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा आपके लिए। तो फिर सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश दोनों कहा जाए, जब वो सारी तैयारी हो रही थी 1 हफ्ते में, तो जो जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था काम करने का, उन्होंने शायद किसी को पूछा होगा यार हमने इससे करवाया है, कम से ये कर लेगा ना, महिंद्रा का बहुत क्लासी ऐड होगा तो ये कैसे करेगा। तो बोला ये करता क्या है, मतलब इसके पहले बोला कि नहीं वो छोटे छोटे काम करता है लेकिन ये थोड़ा बड़ा काम है, लेकिन हमने उसको हायर किया है। तो बोला नाम क्या है। जी। तो जैसे ही उसने वो सर्च वर्च किया होगा तो उसने देखा अरे यार ये इसमें एसोसिएट डायरेक्टर था और एक फिल्म बनाई है इसने। फिर उन्होंने वो भी देखा होगा कि गोलपुरी का नेशनल अवार्ड भी है इसको। तो बोला यार नहीं नहीं 10,000 में नहीं, ये वो आदमी नहीं होगा। तो उसने बोला नहीं नहीं उसका मेरा फोटो नहीं रहा होगा। तो हाँ। उसने बोला होगा कि उससे पूछो कि आपने फिल्म की है क्या। तो उसने मुझे फोन लगाया कि सर आप फिल्म का भी काम करते हैं। बोला हाँ सर मैं फिल्मों का भी काम करता हूँ। तो आपने कुछ किया है। मैं बोला हाँ मैंने भी एक फिल्म की है 2 साल पहले, वो परेश रावल और ओमपुरी ये सब हैं उसमें। तो बोला अच्छा, अरे सर बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत वी आर वेरी हैप्पी दैट आप कर रहे हैं हमारे लिए। अब वो आदमी जब फ़ोन तो रख दिया उसने, तो उसने बोला यार अब मैंने इसको 10,000 रुपए नहीं दे सकता। क्योंकि तब तक उस बेचारे को पता नहीं होगा कि वो, उसने कहा यार कम से कम इसको 1 लाख रुपए तो देना चाहिए यार हमने। ये तो फ़िल्म वाला आदमी है और ये इतना छोटा-सा काम करने कैसे आ गया? अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि भाई तू दे दे मुझे काम, मुझे चलेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब उसकी ये हो गई थी गोची कि भाई मैं कैसे दूँ इसको 10,000 रुपए, मैं दूँगा कैसे इसके हाथ में 10,000 रुपए? बड़ा अपमानजनक होगा इसको देना, और मैं उसको अपमान नहीं ले रहा हूँ, मैं सम्मान ले रहा हूँ। तो उसने 1-2 हफ्ता इधर टाल-मटोल की और उसने काम नहीं दिया। उसने किसी और को दिया, जो कोई ऐसा आदमी होगा जो वो 10,000 मुंह में, छुपा रहा था। हाँ, वो एक्चुअली वो मैं समझ गया कि वो शर्मिंदगी में छुपा रहा था, क्योंकि उसने जब बार्गेन की थी तो वो दिन भर बार्गेन हो रहा था। वो शुरू हुआ था 50 से, फिर खत्म 25, फिर 25 से फिर 20, फिर 10 पे आए वो। तो उनको लगा यार मैंने बहुत झिक-झिक की है, इसने मेरे को बहुत ही काइयाँ आदमी समझ रहा होगा, और अभी शूटिंग पे आएगा, मैंने को उसने, अच्छा मैं जानबूझ के अपना डिस्क्लोज़ नहीं करा था कि भाई मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं। और ठीक तो क्या फिर इस कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका काम भी, वो भी आपको मारक हो सकता है कि आपको काम ना मिला। तो इट्स वेरी पर ये आयरॉनिकल। अमित जी, ये मतलब मैं सॉरी, मैं रोते-रोते मैं बच गई। मतलब आई एम सो इमोशनल। आपने मतलब ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। मतलब आप सोचिए, आप उसको सम्मान ले रहे थे, जो उसको अपमान समझ रहा, आप उसको सम्मान ले रहे थे। ये इतनी बड़ी ह्यूमन क्वालिटी है।
आपको जरूरत थी पैसे उससे दस हाँ, हजार मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उससे मैं कैसे भी बोलता कि भाई चलेगा मुझे दे दे तू मैं कर दूँगा तेरे लिए काम। क्योंकि वैसे भी कोई काम दे नहीं रहा था तो और जा काम कोई देखिए कैसे यहाँ ऊपर वाला देख रहा था हाँ, कि वो अभी चाहे जो है, ओ माय गॉड, गॉड देख रहे थे आपको, ओ गॉड, आज अमेजिंग स्टोरी। गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी कि उसने देखा कि हाँ, इतना लंबा चल के आया है तो उसको अभी लौटाता नहीं हूँ मैं। क्योंकि ऐसा कई मोमेंट होता है आपके जीवन में कि आपको लगता है इस साल क्योंकि एक कहानी आप बताते हो उसके पीछे जैसे वो लोकल के टिकट काउंटर पे नहीं कि आप लोग को लगता है वहाँ 4-5 लोग ही खड़े हैं या 7-8 खड़े हैं मैं उस काउंटर पे चला जाता हूँ। तो आप वो काउंटर छोड़ के उस काउंटर पे चले जाते हैं पता चलता है उसने लंच का बॉक्स का बॉक्स वो लगा लगा दिया बिल और ना और आप फिर इधर वापस आते हैं तो यहाँ और 9 लोग लग गए। तो यहाँ राइट पर्सन एट द राइट राइट टाइम टाइम, एट यू द राइट बिलीव दैट? प्लेस या तो मुझे लगा कि मैं शायद एक कहानी लेके किसी के पीछे दौड़ रहा हूँ 1.5 साल 2 साल फिर शायद नहीं होती है। अब ये नहीं हुई दूसरा कोई कहानी। तो इस दौरान कहानियों ने मुझे सँभाले रखा कि कोई कहानी मेरे पास आती थी, मैं उसको लिखने बैठ जाता था तो मेरा फ़ोकस कहानियों में होता था। तो वो उतना डिप्रेशन मुझे नहीं आया जो लोग कहते हैं यार कैसे हो गया मतलब 10 साल ऐसे थोड़े छोटा समय थोड़े होता है। और फिर मतलब तो आप छोटे छोटे स्टोरीज लिख के आपने अपनी नहीं डिप्रेशन, कहानियाँ बनाई नहीं, वो लिख के रखी। अपनी पर्सनल स्टोरीज लाइक नहीं, नहीं, स्टोरी नहीं, टेलर? फ़िल्मों की कहानी। हाँ वही, मतलब पर अपनी कहानी नहीं, की नहीं, अपनी कहानी नहीं। मैं उसका गुणगान मैंने कभी नहीं किया कि उसकी तो किस कैसे होता है, जैसे आपका प्रोसेस कैसे था, जैसे आई डोंट कि नो मुझे कभी कोई चीज़ जैसे मुझे किसी चीज़ ने इंस्पायर किया जैसे मैंने इस भाग में भी 2-3 साल निकाला। मुझे किसी रिपोर्टर ने कहा कि कोई एक कहानी है और वो जंगल के पर है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने किसी के पास मैं काम कर रहा था तब मैंने उनको कहा कि मेरे को अगर आप छोड़ देते हैं, तो मेरे को एक कहानी लिखनी है तो मैं बोला हाँ ठीक है कर लो। तो फिर जितने मेरे पास पैसे थे मैंने साल 2 साल वो पूरी इसमें रेकी में डाल दी। सरिस्का, पन्ना, रणथंभौर और जो लोग इसमें काम करते हैं उनको मिलना शुरू किया और फिर कहानी ने जन्म लेना शुरू किया तो वो एक बार वो आ जाती है ना तो वो अपने आप बह जाती है। कहानी अपने आप ही फ्लो होती गई और फिर 1.5-2 साल में कहानी बन गई। फिर किसी ने सुनी तो बोला अरे अच्छी भी लग रही है। वो कौन सी अभी बनने वाली है हाँ, वो? अभी बनेगी। वो फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनी उनको बोला यार ये तो बहुत कमाल की कहानी है। मैं वो पवन मल्होत्रा मेरे दोस्त हैं उन्होंने उनको बताया कि वो तभी वो शायद भाग मिल्खा भाग करके आए थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी को जानता हूँ आप सुनो कहानी। तो कहानी सुनते बोले ये तो बहुत अच्छी है। फिर वो कहानी बढ़ी और 5-6 महीना बढ़ती रही। फिर क्या होता है कहानी हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और फिर जब कोई नया प्रोड्यूसर या कोई आता है तो वो भी अपना एक दृष्टिकोण लेके आता है। फिर वो उसमें चलता रहा सर ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं वो 6-7 महीने घसीटते रहे। तो अभी लगा बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी फिर एक प्रोसेस होता है उनको फिर उनकी उनकी भी फिल्म फंसी हुई थी। उनको एक्टर मिल गया तो वो आगे बढ़ ली। तो फिर उसमें जो समय इन्वेस्ट हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि नहीं वो कहानी उतना समय मांग रही थी। जैसे औरतें जो होती हैं वो भले कहीं काम करती हैं लेकिन जैसे ही वो एक बच्चा घर में पैर रखता है तो वो अपना सब कुछ साइड करके वो जब तक वो चलना बोलना नहीं शुरू करता तब तक उसमें जाना ही होता है उनको। वो ऐसे नहीं कर सकती कि आया को बुला दिया और काम पे चले गए। वो काम पर भी फोन करती रहती है उस बाबा ने ये किया क्या क्योंकि अगर वो फोकस डाइवर्ट करेंगे तो फिर कितना संस्कार देने में और पालने में समय जाता है वो मुझे पता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है वो कहानी का संस्कार देने मुझे समय उतना देना ही था उसको। ब्यूटीफुल, तो वो हाँ। मैं उसको ऐसे नहीं मान रहा कि अरे वो तो समय चलेगा। हाँ, उस समय का मूल्य नहीं मिला होगा मुझे, लेकिन वो तब नहीं, अभी लॉन्ग रन में मिलेगा, मिल जाएगा, हाँ अभी लॉन्ग मिल रन में मिल जाएगा। जाएगा। ये ओ माय गॉड की स्टोरी बताइए, बैक स्टोरी क्या है? किसी भी कहानी का एक दिशा नहीं होती कि उस दिन वो कहानी आपके पास आई और आपने वो लिखना शुरू कर दिया। मैं कोई कहानी कर रहा था, वो कहानी फ़िल्म बन के तैयार हुई लेकिन वो फ़िल्म का आगे कुछ हो नहीं रहा था। फिर किसी और ने कहा कि भाई ये काम करोगे क्या? मैं उनके पास गया, मैं बोला सर ये सीक्वल मतलब मैं इसमें इतना रुचि नहीं है मेरी कि सही में मेरी इतनी रुचि नहीं थी कि मेरे को तो बोला सर ये पहले 10 साल हो गए हैं बन के तैयार है लेकिन हमने सीक्वल अभी तक किया नहीं क्योंकि हमारे पास कोई कहानी मिल नहीं रही। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर वो मेरे को नहीं जमेगी। मैं कुछ फ्रेश कहानी है तो बोला ठीक है फिर आपको जो फ्रेश कहानी करनी है वो बताइए कैसे करेंगे। तो फिर मैंने वो दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई अगर कोई आदमी आ गया है और वो आए थे सीक्वल के लेकिन फिर आए मैंने उनको मना करके बोला कि मैं अपनी कोई कहानी करूँगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसी दिन रात को मेरे को कहानी कोई ऐसी सूझी जो बाप और बेटे की है। और वो कहानी ऐसी सूझी थी कि बेटे को स्कूल से रेस्टिकेट किया है और बाप जो है वो उस टाइम मान जाता है कि हाँ मेरे बेटे से गलती हुई है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब वो उस तरफ चला जाता है और उसको लगता है कि नहीं मेरे बेटे से कैसे गलती हुई यार। क्योंकि क्या होता है कि अभी किसी को मैं ऐसे कहूँ कि भाई एक लड़के ने ना स्कूल में 8th स्टैंडर्ड का लड़का है वो लड़के लड़कियां कोएड में पढ़ते हैं तो साथ में पढ़े थे उस लड़के ने उसको इनअप्रोप्रिएट लड़की को छुआ है। तो सडनली आप बोलेंगे कि अरे यार फिर उसके पेरेंट्स को बुला के बोला प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि हम लोग आपके लड़के को नहीं पढ़ा सकते और वो लड़की की जो मम्मी डैडी हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे नहीं स्कूल, आप उस लड़के को निकालिए।
तो कोई भी आदमी होगा वो 100% यही सोचेगा हाँ यार फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उसको निकालना ही पड़ेगा स्कूल से। मैं क्या हमेशा उस तरफ भी एक बार सोच के देखता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि तो फिर मैंने कहानी खोदना शुरू किया तो पता चला लड़के ने उसको छुआ नहीं था, लड़के को पता नहीं था कि उसको किस तरह टच करना है, क्योंकि लड़की ने उसको यहाँ मारा था लेकिन लड़की ने फ्रॉक पहना था तो वो फ्रॉक थोड़ा ऊपर होगा तो उसने जब मारा होगा तो उसको बेयर बदन पे मारा होगा, तो उसको लगा कि वो किसी ने देख लिया कि अरे तेरे को इसने यहाँ मारा, क्योंकि लड़की ने जब लड़के को मारा था तो वो इतना इस पे नहीं देखा, इशू नहीं था, क्योंकि वो लड़का पैंट पहना हुआ था पूरा, उसने उसको ऐसे मारा था तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन लड़के ने जब मारा था तो लड़की फ्रॉक पहनी थी तो उसके घुटने के पास नंगे बदन पे उसने मारा था जिसपे उंगली के निशान आ गए थे, तो किसी लड़की ने देखा तो बोला सर इसने उसको यहाँ मारा है। वो बात से बात बढ़ी और लोगों ने मैंने सोचा कि यार लड़के ने मार तो सोचा नहीं होगा कि कहाँ मारा है, उस उम्र में उसको पता नहीं होगा, लेकिन फिर उसका इश्यू हो गया। इस तरह कोई कहानी सोचते रहे इधर उधर भटकते रहे, वो कहानी ने रास्ता तो पकड़ा, लेकिन ये सिर्फ उसमें जर्म था कि बाप को बाद में पता चला कि नहीं ये लड़के की गलती नहीं है। अगर स्कूल में बताया जाता होगा ये कि नेचुरल प्रोसेस ये बहुत है, नेचुरल प्रोसेस है और वो लड़का मेरा उस उम्र में जा रहा है, तो मुझे लगा अगर वो बताने वाला कोई ऐसा आदमी हो तो मैं बोला कि किसको आप ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो बोलेगा ये सही है। समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको बोला, तो फिर वो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको इसके बारे में ज्ञान हो। तो ज्ञान किसको होगा? तो ज्ञान या तो सरस्वती जी के पास होगा या तो जो इसमें पारंगत होगा वो देगा, टीचर देगी या डॉक्टर देगा। तो अगर डॉक्टर आएगा तो कोई स्ट्रगल नहीं है। डॉक्टर ने अगर बोला कि नहीं द बॉय इज राइट तो फिर कोई इस पे क्वेश्चन ही नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है। ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको कोई नॉलेज ना हो लेकिन वो जो कह रहा है वो आपको लगे कि नॉलेज वाली बात है। तो फिर एक नए पात्र का जन्म हुआ और फिर मैंने उसको प्लेस करते सोचा कि ये गॉड अगर कोई गॉड ने उसको समझाया तो गॉड कैसे समझाएगा। तो सडनली मैं देखा कि जिसको मना करके आया था आप उसी दिशा में सोच रहे हैं। मैंने उनको जाके बोला थी कि कहानी ऐसी है, एक बाप बेटा लड़के को स्कूल से निकाला और बाप ने बोला ठीक है मैं लेके भागूंगा उसको। जब वो लेके भागा स्टेशन पे तो एक आदमी मिला उसको, वो थोड़ा हल्के से भांग के नशे में, तो उसने कहा कहाँ भाग रहे, फोन यहाँ है तो वहां भी तो लोगों के पास फोन होगा, जो वीडियो यहाँ लोग देख रहे हैं वहां भी तो देखेंगे, तो गलती तुम्हारी स्कूल की है तुम्हारे बच्चे की नहीं है। उसको लगा ऐसा क्या बात कर रहे हैं, तो बोला हाँ गलती तुम्हारे स्कूल की है, तुम्हारे स्कूल ने अगर बच्चे को बताया होता है कि सही है गलत है वो ये कभी करता ही नहीं। तो फिर मुझे लगा अगर भगवान ही बात बोल रहा होगा तो कोई इस पर क्वेश्चन नहीं करेगा, फिर कौन सा भगवान बोलेगा। बोले ये सबसे बड़ा देवता यहाँ जिसने अर्धनारीश्वर के रूप में मौजूद है, जो स्त्री और पुरुष के समागम का सबसे बड़ा चिन्ह है, तो बोला यार शिव है। मैं खुद शिव भक्त हूँ तो मुझे पहले ही इंक्लाइन था। मुझे लगा बनारस जाना चाहिए, बनारस नहीं जाएंगे तो उज्जैन जाना चाहिए, महाकाल। तो फिर ऐसी कहानी ने एक रूप लिया और आके फिर यहाँ जन्मी। तो मास्टरबेशन पॉइंट कहाँ से आया? ये तो इनअप्रोप्रिएट टच होगा क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड सेक्स एजुकेशन है ना। देखिए हम सब लोग को भी ये नॉलेज हमारे दोस्तों से मिला होगा जब हम स्कूल में थे। मुझे नहीं मालूम कि हमको ये कौन सिखाता है कौन समझाता है। और फिर नेचर समझाता है एक्चुअली, नहीं नेचर समझाता है, लेकिन देखिए ये नेचुरल है इसलिए ज्यादा जरूरी है समझाना और उसको दिशा देना। बच्चा सुसु करता है बहुत नेचुरल है, लेकिन हम उसको बताते हैं ना बेटा कि आप उसको रोड पे मत करना बेटा। अगर वो नेचुरल है तो फिर लोग बोले हैं तो नेचुरल है, मैं कहीं देखिए नेचुरल है इसीलिए समझाना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगा कि ये सेक्स बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए उसकी जैसे पॉटी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए शिक्षा उसकी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कार ऐसे होते रहे तो देश पर। आइडिया कैसे आया ये? क्योंकि ये नया आइडिया है ना और ब्रेव आइडिया है। मतलब जो कोई भी फैमिली के साथ देखे तो एक सेकंड को ऐसा हो जाता है ना कि ओ माय गॉड ये ऐसा है। तो ये कहाँ से आया? मुझे लगा था कि किसी को छूना ऐसा वो ओ माय गॉड फैक्टर नहीं होगा। वो एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ। तो ऐसा क्या होगा जो आपको लगता है कि सुनने के बाद लोगों की भवें कस जाएं? तो हमारे यहाँ दो चीजें थी। एक तो अगर स्कूल में किसी लड़की ने एकाएक छुट्टी ली तो हम लोग मस्ती करते थे, लोग जो हमको सिखाते थे। किसी लड़की के वाइट फ्रॉक के ऊपर हल्का सा भी रेड ब्लॉट दिखे तो हमको लगता था अरे रे इसका कोई तो टाइम। ये हम लोग को बहुत बाद में समझ में आना लगा कि ये एक्चुअली हंसी ठिठोली की बात नहीं है, ये एक्चुअली नेचर प्रोसेस है और हमें उसको सम्मानजनक रूप से देखने की बात। लेकिन ये मुझे लगा ये फिर हमको बताया क्यों नहीं, किसी ने छुपा के क्यों रखा। बहन भी अगर खाना नहीं दे रही थी तो मैंने एक बार अपनी बहन को मारा भी था। जब उसको वाला पानी नहीं दिया तो मैंने उसको मारा। तो मैं खाने में बैठा तो मेरे को खाना अटकता था पहले बहुत, मैं जल्दी जल्दी खाता था अटकता। मैंने उसको बोला पानी दे, तो पानी नहीं दिया उसने, क्योंकि तब उसको शायद मम्मी ने मना किया होगा मटके को हाथ मत लगाना, पानी को हाथ मत लगाना मटका। तो मैंने तब मुझे नहीं पता था, मैंने उसको मारा तो मम्मी ने मुझे ही मारा।
मुझे लगा यार मेरी मम्मी ज्यादा प्यार करती है मेरी बहन को, मुझे ही मार रही। लेकिन कालांतर में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वजह रही होगी तब मम्मी ने मेरे को मारा। पर उन्होंने बताया नहीं, लेकिन बताया नहीं, किसी उन्होंने ने नहीं बताया बताया। क्यों नहीं? हाँ, अगर बता देते कि अभी बहन जो है वो छोटी में से 2-3 साल ही छोटी है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उसके बच्चों से और उससे जब बात करता हूँ तो थोड़ा खुला हूँ, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी। हाँ। तो मुझे लगा कि अगर फीमेल मैस्टरबेशन की बात होगी तब तो और भवें कस जाएगी, और फिर क्या, फिर लोगों को लगेगा ये टिटिलेट करने के लिए हो रहा है, क्योंकि हाँ, इतने तैयार हैं क्या हम? नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं, फिर भी फीमेल की तो बात फिर भी हो जाती है, मेल के पर फिल्में इस पर कभी होती नहीं। बहुत डेयरिंग था, मतलब एक नई चीज थी। हाँ, तो वो मुझे लगा कि हमें इस तरफ जाना आपका चाहिए। आइडिया था, हाँ, आप ही से आया ये? हाँ, मुझसे हाँ, आया। हाँ, तो मैंने सोचा कि फिर इस तरफ जाके देखते हैं एक बार कि ये कितना जाता है। मुझे मालूम था कि एक कदम जाने के बाद मुझे भी भय लगता है। ये फिर मेरे पास कहानी चलती रहती है, तो मैं कहानी के साथ चलता रहता तो वो मान लिया उन्होंने, प्रोड्यूसर्स ने, हूँ। आपने नहीं, जब ये पहले 8-9 लोगों ने नहीं माना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। पहले 8-9 लोगों ने तो साफ-साफ कह रहे थे कि ये क्रास है, थोड़ा ग्रॉस है। पॉर्न भी किसी ने कहा है कि इसमें फिल्म क्यों करना चाह रहे हो यार, तुम्हारी एक फिल्म पहले नेशनल इंटीग्रिटी पे है, दूसरी एक फिल्म जो बनाई थी वो फीमेल। पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं ये हाँ, ये कौन है? पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे। हाँ, क्योंकि फिर वही संस्कार, मैं जिस समाज का हिस्सा हूँ वो भी उसी समाज का हिस्सा है, मैं जिस हम्म, तरह सोचता हूँ वो भी इसी तरह सोचते हूँ। हम्म, हो सकता है कि मैंने एक आईना बदल के अपने को इस तरह से देखना शुरू किया। हम्म, देन आई थॉट दैट कि आई विल गो विद दिस वन, हम्म, एंड आई वाज प्रीटी श्योर दैट कि नो आई विल टॉक अबाउट दिस। एंड थैंक्स टू अक्षय कुमार एंड अश्विन वर्दे, विपुल शाह एंड राजेश भाई की दैट दे हर्ड द स्क्रिप्ट एंड दे थॉट दैट कि यार ये ना फिल्म की शुरुआत में ये जो नागाज दिखा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कर रहा है। ये कहना चाह रहा है जिस संस्कृति में दुनिया के एग्जैक्टली। लोग ऐसे नग्न होकर स्नान के लिए जाते हैं और औरतें भी खड़ी थी, और उसको देखकर आपको कभी भी टिटिलेशन नहीं होता। अभद्रता या क्या बोलते हैं, न्यूडिटी टिटिलेशन, और हाँ, ऐसा कुछ हाँ। भी मन में भाव नहीं आता। आपको मोक्ष का जो एक भाव आता है कि यार ये कौन लोग हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे, जिसकी वजह से सारी दुनिया चल रही है, उसी को त्याग करके जीवन में आगे बढ़े हैं। अब बताओ, अब मेरे को कैसे तुम खरीदोगे? आप किसी सेंट को कैसे खरीदोगे जिसको पैसे चाहिए ही नहीं? आप किसी ऐसे आदमी को कैसे लालच दोगे, किसी स्त्री का जिसको इसका लालच ही नहीं? तो ये थॉट ही अपने आप में बहुत गजब। और ऐसे कल्चर का मैं हिस्सा हूँ जो दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं इलाहाबाद में, और बिल्कुल। वहां जाके ये कुंभ संगम में, पे, कुंभ हाँ। में, मैं बोला यार इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं सबसे पहले उतना ओपन देख लेने के बाद फिर मैस्टरबेशन कुछ रह ही नहीं जाता है। आपने इतना ओपन देख लिया सब कुछ। पर सोसाइटी ने फिर ढक लिया, ओपन करो फिर ढको, ओपन करो फिर, नहीं, आपका मुझे काम लगता है है खोलना। ये ना, हाँ। ये कालांतर में जब एक एजेस में जब हम पर संस्कार होते रहे ना, फिर कैथोलिक संस्कार, फिर उसके बाद मुगल मुगल संस्कार, संस्कार, और घूंघट संस्कार, हाँ, जो भी सुपना, हमारे पास आता रहा है ना, ये हमारी खुद की एक ओपन ओपननेस, संस्कृति को ना उसने घिसता दबा है, दिया, दबा, और फिर हाँ। वही चलन में आ जाता है। ये सब कुछ संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन जब पीछे पलट के देखता हूँ, जैसे कल ही हम लोग जब खजुराहो मंदिर गए थे, तुमने 64 योगियों का जिक्र किया, तो वो मैं बोला फिर बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि ये संस्कार है, तो कहीं से तो शुरू हुआ होगा। फिर ये संस्कार कौन सा है जहाँ स्त्री को इतना महत्व है? फिर मंदिरों में जहाँ पीरियड्स का फोटो का चित्र है एक मंदिर में देवी का, मैं बोला फिर ये बहुत ही मतलब कि कामाख्या, जहाँ मंदिरों के पत्थरों में खुदा है सत्य, उसको फिर मैं कैसे नकार रहा हूँ? एक बार आप ना बोली भाषा में जो कहानी चल चल के आई है, उसको आप एक बार नकार देंगे कि वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है, मैंने कुछ कहा फिर तुमने कुछ कहा, श्रुति स्मृति जो बात है, हाँ। लेकिन पत्थर में जो खुदा हुआ है, दुनिया में किसी के पास काम का देवता नहीं, मेरे पास काम का भी देवता है। कल मैंने देखा है वो पूरी लाइन से, उसमें जिसको 69 पोजेस की जिसकी बात हो रही, इसमें वो साफ साफ बना हुआ और चीज है। हाँ, मैं सोचा कि ये सब, मैं बोला यार इतनी ओपन संस्कृति का हिस्सा अगर हम रहे हैं, तो मुझे लगा जिस संस्कृति को एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, उसने उसको कवर किया होगा। जिसको लगा होगा ये क्या है यार, ये लोग तो मतलब हमने भैया ये सब कुछ करके अब छोड़ दिया, अब इसके आगे आओ, अब तुम हमको ढक रहे हो, अब मुझे हटा। तो मुझे लगा कि ये मेरे को कहना है, और अब इसके अगेन जाके प्रवाह में बहना है, तो मैं जीवन भर यही काम करता रहा हूँ। तो लेट बी दिस द ब्रांडिंग, कि ये भाई आदमी ऐसा ही है। इसने पहले भी एक काम किया था, तो उसने कहा था पूरी फिल्म में मुसलमान ही, कोई हिंदू ही नहीं है, और मुसलमान स्ट्रेट अवे आप एक्यूज कर रहे हो कि भाई यहाँ का मुसलमान किस तरह सोचता है, और उसको उसके कौम वाले किस तरह उसको लेते हैं। तो कई लोग उस टाइम भी लगा था रोड टू संगम। अच्छा, तो कई बार उनको उसका वन लाइन क्या यही है? उसका वन लाइन ये था कि एक ओडिशा के एक बैंक लॉकर में 50-60 साल तक गांधी जी की अस्थियों का कलश पड़ा रहा,
और वो स्टेट बैंक में हर साल ऑडिट होता था, लेकिन किसी ने उसका विसर्जन नहीं किया, जबकि वो 1947 में हो जाना चाहिए था। और वो पढ़ा रहा, किसी ने तुषार गांधी को चिट्ठी लिख के बताया कि भाई देश में इतना सब खराब हो रहा है, वो मेरे को लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पिता दादाजी का परदादाजी का अस्थियों का कलश जो है वो यहाँ बैंक लोगों ने पढ़ा, इसको विसर्जित ही नहीं किया अभी तक कटक में। उनको लगा कैसे हो सकता है यार, इतने बड़े आदमी की अस्थियों का कलश वहाँ वहां कैसे पड़ा है, ये हो भी सकता है। लेकिन बाद में पता चला वो सच है। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद 26 कलश बने थे और सब जगह भेजे गए थे। उनकी इच्छा थी कि सारी नदियों में इसका प्रवाह किया जाए, लेकिन कटक वालों ने नहीं किया। फिर जाके वो लेके आए, वहाँ कोर्ट ने बोला कि ज्यादा शोर मत करो, चुपचाप आप ले जाके इसको। बोला मैं कटक में बना, कटक में नहीं बहाओ, यहाँ कैओस हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, किसी को पता चलेगा सरकार ने ये कर रखा है। सबका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा रहा होगा। उन्होंने बोला फिर ठीक है, संगम में जो जहाँ लास्ट टाइम हुआ था, तो ये कहानी थी वहां की। एक कहानी ये चल रही थी, एक कहानी ये चल रही थी कि इलाहाबाद म्यूजियम में वो 1947 में जो गाड़ी रखी गई थी, जिसपे गांधी जी के अस्थियों का कलश लेके गए थे, नेहरू जी लेके गए थे, वो गाड़ी लाके उन्होंने कहीं रख दी, वो मट्टी में धस गई थी इतनी, और वो गाड़ी बंद हो गई। तो कोई राधा कृष्ण करके कोई नए म्यूजियम के इंचार्ज आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये गाड़ी कौन सी, किसी ने बताया सर ये। बोला अरे यार ये तो हेरिटेज गाड़ी है, आप लोगों ने इसको मट्टी में धसा दी है, खोलो इसको, निकालो, करो इसको, बनाओ। साल भर में गाड़ी बन के तैयार, लेकिन गाड़ी चल नहीं सकती क्योंकि उसका इंजन बैठ गया था, वो फोर्ड V8 का इंजन था। तो किसका कौन बनाएगा? तो कई लोगों ने बोला सर ये नहीं बन सकता, ये इतना साल पुराना इंजन है। तो किसी ने बोला यहाँ एक लोकल मैकेनिक है हशमतुल्ला करके, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की दुकान है उसकी, वो 12वीं फेल है लेकिन उसका इंजन का बड़ा नॉलेज है। तो उसके पास वो गाड़ी इंजन बनने को आती है, उसको बताते नहीं इंजन किस गाड़ी का है, क्योंकि वो तुषार गांधी की इच्छा है कि मैं उसी गाड़ी पे लग के ले जाऊंगा। आप कहते हो ठीक है कोटने का कटक में नहीं करना, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन मैं 1947 का वो फिर से किस्सा जो है वो फिर से खड़ा करूंगा, मैं उस पर कलश रखूंगा और मैं हनुमान मंदिर से लेके 7.5 किलोमीटर संगम तक जाऊंगा। तो बोला गाड़ी तो बनानी पड़ेगी, गाड़ी बनी लेकिन चल नहीं रही, तो फिर वो इंजन बनाने वाला बना रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो इंजन बना रहा था उस टाइम वहाँ कुछ ऐसा किस्सा हुआ है कि पुलिस ने फैजाबाद के किसी बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में वहां से 3-4 लोगों को अरेस्ट किया, मुस्लिम लोगों को, शक की बिना पे कि कोई लोकल स्लीपर सेल थे, लोग वहाँ बैठे थे और इन्होंने उनको जगह दी थी। और कोर्ट में जब वो लोगों को पेशी करने गए तो ये लोग वहाँ ये करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं कि क्यों हमारे लोगों को पकड़ा है। तो कोई एक लड़का गेट के रॉड के उसमें फंस के मर जाता है, केओस में, भागम लाठीचार्ज में। तो ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं और स्ट्राइक में कहते हैं कि कोई काम नहीं करेगा। तो सब दुकानें बंद है और इसको कहा गया कि 1 महीने के अंदर देना है। बोला यार मैं आपको नहीं दे सकता मशीन बना के। तो फिर कोई बताता है प्रेस वाला कि भैया आप जो मशीन बना रहे हो वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने बाद यहाँ एक जुलूस जाने वाला है, ये रख के अस्थियों का कलश, तो अगर आप काम नहीं करोगे आप ही बना सकते हो। तो उसको लगता है क्या बात कर रहे हो। तो जाके अपने लोगों से बात करता है कि भाई मैं एक काम लिया है, मैंने सरकारी काम, उसका मेरे को इंजन बनाना है, उस पर गांधी जी के अस्थियों का कलश रखे है। तो वो लोग बोलते भैया हमारा बेटा मरा है, जो सेक्रेटरी है उस कमेटी के, भांजा मरा है, तो मैं तो दुकान बंद कर रखा, अगर आप देखो आपको करना है। तो वो उस पे कौम ने दबाव डाला कि दुकान बंद करो क्योंकि हमको इनको अपनी पावर दिखानी है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं अगर गांधी जी के अस्थियों का कलश जिस गाड़ी पे जा रहा है मेरे को पहले वो काम देखना चाहिए। तो आई पुट हिम इन अ फिक्स दैट कि हाउ इज गोइंग टू ओबे द नेशनलिज्म, whether he is going to be a nationalist or he is going to obey his religion community। तो वो पहले तय करता है मैं वापस कर दूंगा, लेकिन जब वापस करने जाता है तो वो म्यूजियम में देख के आता है 1947 का सारा नजारा कि किस तरह लोग आए थे और किस तरह ये हुआ था, और गांधी जी को गोली लगी थी सब। तो आके तय करता है कि नहीं मैं इंजन बनाऊं, and he goes against the whole country, how everybody goes against him and how he wins the heart of them, and in climax he convinces them that ki, let's close our shops and join this procession and go to Sangam। So that's the story। तो उसमें कोई हिंदू कैरेक्टर भी नहीं, सब मुसलमानों की कहानी। तो बोले कौन देखेगा, फिल्म आई, परेश ने की, परेश रावल ने, ओम जी ने वो कमेटी के हेड का रोल किया और पवन मल्होत्रा ने मौलाना का रोल। It's such a pleasure to have you, Amit ji. Thank you so much. The pleasure is mine।